गुजरात में आज सत्ता का कैप्टन बदल गया। आज गुजरात बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया। भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया सीएम बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान सुनिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल के नए नेता के तौर पर चुना गया है। इसके साथ ही ये तय हो गया कि अब भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। कल विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा देने की खबर आने के बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जिसके बाद आज गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में नए सीएम का चुनाव किया गया। मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय सीआर पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। सब लोग बहुत खुश है। हम सब फैमिली वाले और आड़ोस पड़ोस जो सोसाइटी वाले हैं सब लोगों को बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है। सीएम के तौर पर चुने गए भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया सीट से विधायक हैं। ये सीट पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल की मानी जाती है। कल भूपेंद्र पटेल की शपथ ले सकते हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। दोनों नेता गांधीनगर के बीजेपी कार्यालय श्री कमलम पहुंचे थे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति बनी। वैसे राजनीतिक हलकों में ये नाम चौंकाने वाला है, क्योंकि जितने भी नाम सीएम के लिए चर्चा में थे उनमें से किसी को भी गुजरात की कुर्सी नहीं मिली। कौन है भूपेंद्र पटेल? भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज से आते हैं। विजय रूपाणी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही भूपेंद्र पटेल आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। पटेल समुदाय में भी इनकी अच्छी पकड़ है। वहीं 2017 के चुनाव में अच्छे वोटों से जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र पटेल 1,17,000 वोटों से जीते थे। और भूपेंद्र पटेल कल दोपहर 2:20 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले आज जब अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर पहुंचे भूपेंद्र पटेल तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए किस तरह से वहां पर आतिशबाजी हुई है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जब वो पहुंचे तो आप देखिए उस दौरान किस तरीके से उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। बीजेपी का जो दफ्तर है वहीं पहुंचे थे और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कल दोपहर 2:20 पर वो शपथ लेने वाले हैं। गुजरात में आखिर सत्ता की ये उठापटक हुई क्यों? एक कयास यह है कि गुजरात में बीजेपी को सत्ता से दूर होने का भय सता रहा है और किसी भी हाल में नेतृत्व नहीं चाहता कि अगर कहीं अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की हार हो गई तो साल के आखिर में होने वाले गुजरात चुनाव में उसकी हालत खस्ता हो सकती है। ऐसे में 1995 से लगातार गुजरात पर काबिज बीजेपी चेहरा बदलकर चुनौतियां आसान करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कभी मास लीडर नहीं रहे और सच ये है कि 2024 से पहले हर चुनाव मोदी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट जैसा है। और बीजेपी आला कमान गुजरात में किसी भी सूरत में
चुनाव गंवाना नहीं चाहती। यही वजह है कि चेहरा बदला गया है। सीएम बदलने पर 3 सवाल। सवाल नंबर 1, क्या यूपी के साथ ही गुजरात चुनाव होंगे? सवाल नंबर 2, क्या 5 राज्यों के नतीजों का बीजेपी को डर है? सवाल नंबर 3, क्या गुजरात में भी ओबीसी का फॉर्मूला चलेगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से ही हैं। बावजूद इसके पिछले कुछ समय से गुजरात में बीजेपी की चिंताएं लगातार बढ़ रही थी। इसको लेकर नेतृत्व परिवर्तन के लिए भी दबाव बढ़ रहा था। बीजेपी के लिए गुजरात जरूरी क्यों? प्रधानमंत्री गृह मंत्री गुजरात से, साख का सवाल। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में रिस्क से तौबा। यूपी के नतीजों की छाया से बचना लक्ष्य। गुजरात हारे तो लोकसभा चुनाव पर असर। बीजेपी का इतिहास रहा है कि जब भी चुनाव को लेकर चुनौती की स्थिति दिखाई दी है, गुजरात में सीएम का चेहरा बदल दिया गया। गुजरात में बदलाव जरूरी क्यों? चुनाव से पहले बीजेपी सीएम बदलती रही है। 2001 में केशुभाई के बदले नरेंद्र मोदी सीएम, 2016 में आनंदीबेन को बदलकर रूपाणी सीएम, 2021 में अब विजय रूपाणी भी हटाए गए। विजय रूपाणी को हटाए जाने के पीछे तर्क ये भी रहा कि वो कोरोना से ठीक से निपटने में नाकाम रहे। साथ ही पिछला चुनाव जो कि उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, यानी 2017 में, तब भी बीजेपी 100 सीट तक नहीं पहुंच पाई थी। वो 99 सीट पर अटक गई। मिला जुलाकर बीजेपी को इस बार डर सिर्फ कांग्रेस से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी है, जिसने पाटीदारों के बीच अपनी पैठ बनाई है। उन्हें एक मजबूत विपक्ष का, आम आदमी पार्टी के रूप में एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है, जो सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर नॉन परफॉर्मेंस तक मुख्यमंत्री को घेरता है। उन्हें नजर आ गया कि इस चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। ये हलचल यूं भी हो सकती है क्योंकि गुजरात के लोग मौजूदा सरकार की गलत नीति और कामकाज से नाखुश है। कोरोना महामारी के दौरान जो परिस्थिति गुजरात में हुई वो पूरे देश ने देखी है। ना अस्पताल में बेड मिले, लोगों के मौतें हुई, ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं थी और साथ ही साथ प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा आसमान छू रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह 2017 में कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया और 77 सीटें जीती, अब 2022 में उनकी स्थिति और मजबूत हुई तो बीजेपी क्या करेगी? इसलिए सीएम का चेहरा बदलना तो एक बदलाव है। आने वाले वक्त में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी दौरे पर हैं। आज वो कुशीनगर और संत कबीर नगर में थे। योगी ने यहां पूरे विपक्ष को अपने निशाने पर लिया। उनके भाषण में आज बार बार अब्बा जान नाम का शब्द आया। अब्बा जान के बहाने उन्होंने एसपी पर बेहद कड़े हमले किए। मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इशारा साफ था और शब्द भी चुनकर उन्होंने इस्तेमाल किए, जिससे जो संदेश है वो सीधा वहां पहुंच जाए जहां उसे पहुंचना चाहिए। चुनाव करीब हैं, इसलिए विपक्ष पर हमला भी जोरदार होना चाहिए। इसलिए योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के साथ साथ लोगों को ये भी याद दिलाना नहीं भूले कि राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थीं। क्या सपा के समय मंदिर बन जाता? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाता? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी मंदिर बनाती? क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? इससे पहले योगी संत कबीर नगर भी पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
नई बनी जेल का भी लोकार्पण इसमें शामिल था। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की योजना सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की है। इस पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से ही कई जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू भी हो चुके हैं। और पिछले 4 दिनों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। 3 दिनों तक लखनऊ में अलग अलग मीटिंग्स करने के बाद आज चौथे दिन वो रायबरेली पहुंची। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने से पहले उन्होंने चुरवा हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए। प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें रायबरेली की हैं, जहां वो चुरवा हनुमान मंदिर में बजरंग बली के दर्शन करने पहुंची थीं। भारी भीड़ के बीच माथे को लाल चुन्नी से ढककर प्रियंका मंदिर के भीतर गई, बजरंग बली की पूजा की। प्रियंका गांधी जैसे ही रायबरेली जिले में दाखिल हुई, हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेकने पहुंची। आप देखिए कि ये हनुमान मंदिर है जहां प्रियंका गांधी पहुंची हैं और प्रियंका गांधी के साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी साथ हैं। तो प्रियंका गांधी जब भी रायबरेली आती हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वो इस मंदिर में दर्शन जरूर करने आए। चूंकि यूपी में चुनाव को अब गिने चुने दिन बचे हैं, इसलिए प्रियंका भी एक्टिव नजर आ रही हैं। मंदिर में जब वो पूजा कर रही थी, तब वहाँ के पुजारी ने प्रियंका को आशीर्वाद तो दिया ही, लगे हाथ एक सलाह भी दे डाली। मैं सर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अब उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है। ये हनुमान जी के पुजारी के नाते कह रहा हूँ, आप अपना निवास स्थान रायबरेली बनाइए और यहाँ रहिए। और उत्तर प्रदेश में मैं इनसे कामना करता हूँ कि आपकी सरकार आए और आप ही की पार्टी का मुख्यमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। अब प्रियंका पुजारी जी की सलाह मानती हैं या नहीं, ये तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल तो वो जी जान से जुटी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को न सिर्फ मजबूत बनाया जाए, बल्कि चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन भी ठीक हो। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस यूपी में खात्मे की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्ति की ओर। प्रत्याशी तो 403 लड़ा सकते हैं, लड़ने वाले उनके यहाँ हो सकते हैं, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास फोटो खिंचाने वाले बस नेता बचे। अब प्रियंका की मेहनत का नतीजा क्या होगा, ये तो चुनाव के रिजल्ट से ही पता चलेगा। वैसे देखा जाए तो यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 67 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, उनमें से सिर्फ एक को जीत मिली। वोट मिले 6.36%। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उनमें से 7 को जीत मिले। वोट मिले 6.25%। अब इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस के लिए इस बार भी राह आसान नहीं रहने वाली है। और अब अगली खबर, देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट जोरों पर है। रफ्तार पकड़ चुके टीकाकरण अभियान में अब तक देश में टीके की कुल खुराक करीब 74 करोड़ पहुंच चुकी है। खास बात यह कि टीकाकरण की दूसरी लहर के डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह स्वास्थ्य मंत्री बने मनसुख मांडविया का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। 65 दिन में ही मांडविया ने वो कर दिखाया जो हर्षवर्धन 188 दिन में कर पाए थे। भारत में पिछले 24 घंटे में 28,591 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि 338 लोगों की जान गई है। रोजाना कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार लोगों के मन में बना हुआ है और यही वजह है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने की कोशिश कर रही है। 11 सितंबर यानी कल शाम तक देश के टीकाकरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल वैक्सीनेशन 73 करोड़ 82 लाख डोज, जिनमें से पहली डोज लगी है 56 करोड़ 11 लाख लोगों को और 17 करोड़ 71 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया के कार्यकाल में हुए वैक्सीनेशन की तुलना करें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार समझ में आती है। डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकाल में टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। 7 जुलाई तक हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर थे, यानी उनके कार्यकाल में 188 दिन तक टीकाकरण हुआ। इस दौरान देश में तकरीबन 36.5 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई। अगर प्रतिदिन टीकाकरण का औसत निकाला जाए तो तकरीबन 19.5 लाख डोज प्रतिदिन दी गई। वहीं मनसुख मांडविया के कार्यकाल में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ गई। 8 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री बने। 8 जुलाई से 11 सितंबर तक 37 करोड़ 33 लाख डोज दी गई, यानी 65 दिन में ही डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकाल का रिकॉर्ड टूटा। मांडविया के कार्यकाल में अब तक प्रतिदिन टीकाकरण का औसत बढ़कर हो गया तकरीबन 56 लाख प्रतिदिन।
हर्षवर्धन के कार्यकाल में कभी भी एक दिन के टीकाकरण का आंकड़ा 1 करोड़ डोज नहीं पहुंचा। उनके दौर में 21 जून को सबसे ज्यादा 86,16,000 डोज दी गई। लेकिन मनसुख मांडविया के कार्यकाल में अब तक 3 बार एक दिन में 1 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है। 27 अगस्त, 31 अगस्त और 6 सितंबर को 1 करोड़ से ज्यादा डोज एक दिन में दी गई। हालांकि इसके पीछे प्रमुख वजह वैक्सीन की उपलब्धता भी है, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकाल में कम थी। मांडविया के कार्यकाल तक वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ चुकी थी और नई वैक्सीन भी देश में आई। सवाल ये है कि अब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के सामने क्या चुनौती है। अगर 31 दिसंबर तक देश की पूरी वयस्क आबादी के टीकाकरण लक्ष्य की बात करें तो ये काम आसान नहीं लगता। देश की वयस्क आबादी है 94 करोड़ और 2 डोज के हिसाब से चाहिए 188 करोड़ डोज। 11 सितंबर तक 74 करोड़ डोज दे दी गई है, यानी बाकी बची हैं 114 करोड़ डोज जो देनी है। साल 2021 में दिन बचे हैं 111, यानी इस हिसाब से प्रतिदिन देनी होंगी तकरीबन 1 करोड़ डोज रोज। शुरुआत में कई वजहों से हुए धीमे वैक्सीनेशन के कारण 31 दिसंबर का लक्ष्य फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा। हालांकि देश में टीकाकरण तेज रफ्तार पकड़ चुका है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में पूरी वयस्क आबादी के साथ साथ बच्चों का भी टीकाकरण हो जाएगा, यानी वैक्सीनेशन सही राह पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।